जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी की और हिस्ट्री की हमारी जो रिवीजन सीरीज है एमसीक्यू की वो हमने खत्म कर ली है, ठीक है। जिसके अंदर काफी क्वेश्चंस आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे, हिस्ट्री पूरी रिवाइज हो जाएगी, पॉलिटी ऑलमोस्ट पूरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। उसी हमारी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ज्योग्राफी की हम लोग ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज बेसिकली, जिसके अंदर हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस, 15 अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होंगे बेसिकली, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस की हम रिवीजन सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को भी इसी सीरीज के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। पहले लगभग फिजिकल ज्योग्राफी को हम एमसीक्यू से कवर करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। सो ज्योग्राफी की आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इवन एसएससी के लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। जो स्टार का कलर है बेसिकली वो क्या इंडिकेट करता है। स्टार यानी जैसे सन की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो वो क्या इंडिकेट करता है, कलर, स्टार का कलर जैसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उससे क्या हमें पता लगता है बेसिकली, कि उसका डिस्टेंस पता लगता है फ्रॉम द अर्थ, कि वो अर्थ से कितना दूर है, क्या हमें डिस्टेंस पता लगता है। क्या हमें उसका डिस्टेंस पता लगता है फ्रॉम द सन, कि वो कोई और स्टार है, उसका सन से हमें बेसिकली डिस्टेंस देखना है। क्या हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगता है, या ल्यूमिनोसिटी के बारे में, कि उसमें चमक कितनी है, किस चीज के बारे में हमें पता लगता है बेसिकली एक स्टार के कलर से। सो देखिए बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को कि एक स्टार के कलर से हमें बच्चों उसके टेम्परेचर के बारे में पता लगता है, टेम्परेचर के बारे में कि उस स्टार का टेम्परेचर कितना ज्यादा है या कितना कम है बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो स्टार जिसका कलर आपको ब्लू अपीयर हो रहा होगा, ब्लू कलर बेसिकली, वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का स्टार होगा, सबसे हाईएस्ट का बच्चों, ठीक है। और वो स्टार जिसका कलर आपको रेड अपीयर हो रहा होगा, वो लोवेस्ट टेम्परेचर का स्टार होगा, लोवेस्ट, और ये हाईएस्ट, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। सो ये दो कलर याद रखिएगा। हालांकि बीच में ऑरेंज और व्हाइट कलर भी उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मेनली आपको यही बात ध्यान रखनी है कि स्टार का कलर जो है उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर का स्टार सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का होता है, और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर का, और ब्लू कलर का स्टार सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का होता है बच्चों, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी का स्टार से रिलेटेड है। स्टार्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको प्लीज ध्यान से समझ के चलना है कि स्टार के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है। जब हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीलियम गैस और बहुत भारी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जिससे आपका स्टार बेसिकली चलता है। और स्टार आपका लाइट एमिट करता है और हीट एमिट करता है, जैसे आपका सन है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज काम एंड डार्क विच इज कोल्ड। जो मून का ब्लैक पोर्शन है बेसिकली बच्चों, ठीक है, जो हमेशा काम यानी शांत पोर्शन है बिल्कुल, और डार्क पोर्शन है जहां पे वो पोर्शन बेसिकली सन के सामने या लाइट के सामने नहीं पहुंचता है बेसिकली। सो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, क्या उसको ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स बोलते हैं, या उसको एरिया ऑफ स्टॉर्म्स बोलते हैं, या नॉन ऑफ दिस। सो मून का वो पोर्शन बेसिकली जो बिल्कुल काम है और डार्क है बच्चों, उसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मियर के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था, उसको ट्रैंक्विलिटी बेसिन भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 1969 में जो आपका अपोलो 11 मिशन था ना, अपोलो 11 मिशन, वो 1969 में जो फर्स्ट पर्सन बेसिकली जिन्होंने मून के ऊपर लैंड किया था, नील आर्मस्ट्रांग जिनका नाम चलता है, ठीक है। सो वो यहीं पर लैंड हुए थे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के ऊपर। अपोलो 11 यहीं पर उतरा था बिकॉज ड्यू टू इट्स फ्लैट बेस बेसिकली इसको चुना गया था कि यहाँ पर क्यों उतारा जाएगा इसको, ठीक है। सो मून का वो पोर्शन जो थोड़ा काम है और डार्क पोर्शन है बेसिकली, यानी अंधेरा ही रहता है वहां पर बेसिकली, तो उसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इक्विनोक्स। ठीक है, इक्विनोक्स क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ठीक है। इक्विनोक्स क्या होता है, वर्टिकल सन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या इक्विनोक्स तब बनता है। या वर्टिकल सन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या ये तब बनता है। या वर्टिकल सन ओवर द इक्वेटर, क्या इक्विनोक्स तब बनता है। या कॉन्टिन्यूअस डे इन द पोलर रीजन बेसिकली, ठीक है। सो देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के चैप्टर से क्वेश्चन है बेसिकली ये, जैसा कि हम जानती हैं बच्चों कि हम लोगों ने अच्छे से क्लास में पढ़ रखा है इसको, कि हमारी जो अर्थ है उसको इस तरीके से कुछ लैटिट्यूडनली डिवाइड किया गया, कि जो हमारी सेंटर लाइन है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर। जो 0 डिग्री की लाइन इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, ठीक है। 23.5 डिग्री पे हमारी क्या आ जाता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ पे बेसिकली क्या पड़ जाता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन में 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखिए इक्विनोक्स, इक्विनोक्स का मतलब होता है जब पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल लेंथ का डे और इक्वल लेंथ की नाइट होती है, उसी को इक्विनोक्स कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो हम जानते ही हैं कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है बेसिकली, 23.5 डिग्री से इंक्लाइंड है अर्थ, ठीक है। सो जब अर्थ इंक्लाइन होकर चलती है ना, तो अर्थ की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से सन के सामने आती है कि एक बार तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है हमारा सन एक बार, और एक बार होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड बेसिकली सन जो है आपका, ठीक है। और ऐसा करते हुए ना
दो बार ऐसी पोजीशन बनती है जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ओवरहेड होता है, दो बार। ठीक है, सन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रे सन की पड़ रही होती है कहां पर, इक्वेटर के ऊपर, जिस दिन सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो उस पोजीशन को कहा जाता है इक्विनोक्स। जब सन किसके ओवरहेड होता है, एग्जैक्टली बच्चों इक्वेटर के ऊपर होता है, तब उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इक्विनोक्स। मतलब उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स की लेंथ रहने वाली है बेसिकली, इसका मतलब होता है इक्विनोक्स। ठीक है जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, वर्टिकल सन ओवर द इक्वेटर बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को बच्चों। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे अभी, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, कैप्रिकॉर्न, अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे हम। और हम ये डेट भी देखेंगे कि इक्विनोक्स कितनी बार, जब दो बार आता है तो दोनों को बोलते क्या है और किस किस डेट को आता है बेसिकली, ये सब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखेंगे, इक्विनोक्स उस सिचुएशन को कहा जाता है जब सन वर्टिकली ओवरहेड होता है किसके, इक्वेटर के बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन अबाउट जनवरी 3। अर्थ क्या नियरेस्ट होती है सन के जनवरी 3 को। द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन जुलाई 4। क्या अर्थ सबसे दूर होती है सन से बेसिकली 4 जुलाई को। ठीक है, सो देखिए बच्चों, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे कहा जाता है, वो कितना है बच्चों, वो है 150 मिलियन किलोमीटर बेसिकली। 150 मिलियन किलोमीटर के अराउंड एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, सो देखिए, जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है ना, तो दो पोजीशंस बनती है बेसिकली। जैसे ये अगर हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सो सॉरी ये उल्टा मैंने इनको बना दिया। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सो दो पोजीशंस ऐसी बनती है बच्चों, दो पोजीशन ऐसी बनेगी जब एक बार तो जो हमारी अर्थ है ना वो सन के पास आ जाएगी, यानी कि यहां पर ये पास आ जाएगी, और एक बार जो हमारी अर्थ है वो सन से दूर चली जाएगी बच्चों। ठीक है, ये दो पोजीशंस ऐसी बनती है, देखिए ध्यान से देखना। ठीक है, ये सन है आपका, ये इसका रेवोल्यूशन है अर्थ का सन के चारों तरफ बेसिकली, इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, सो देखिए ये जो पोजीशन है ना, जब अर्थ सन से दूर चली जाती है, इस पोजीशन को बच्चों कहा जाता है एपीहीलियन। इसको कहा जाता है एपीहीलियन। और ये जो पोजीशन है जब अर्थ सन के पास आ जाती है, इसको कहा जाता है पेरीहीलियन। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है बच्चों, पेरीहीलियन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। एपीहीलियन यानी जब अर्थ दूर चली जाती है सन से, उस केस में डिस्टेंस बढ़ के हो जाता है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। और पेरीहीलियन जब अर्थ सन के पास आ जाती है तो उस केस में डिस्टेंस हो जाता है, रह जाता है बच्चों 147 मिलियन किलोमीटर बेसिकली। ठीक है, सो देखिए अब क्या कहा गया है कि अर्थ नियरेस्ट होती है 3 जनवरी को, यानी जो पेरीहीलियन आपका क्या वो 3 जनवरी को होता है, पेरीहीलियन। जी हाँ बिल्कुल, ये सिचुएशन बिल्कुल सही बात है, पेरीहीलियन होता है 3 जनवरी को। और अर्थ जो है फारदेस्ट होती है सन से 4 जुलाई को। क्या इसको हम एपीहीलियन कहेंगे, जी हाँ ये है आपका एपीहीलियन। ठीक है, और ये कब होता है भाई, ये 4 जुलाई को ही होता है बेसिकली। अब आप तो कहेंगे सर 3 जनवरी को तो भारत में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, और 4 जुलाई को सन दूर चला गया तब भी जुलाई में इतनी गर्मी पड़ रही होती है। सो बेसिकली भारत जो है, भारत की लोकेशन इक्वेटर से ऊपर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इस समय पर सन जो होता है ना वो साउदर्न हेमिस्फीयर के सामने उसकी वर्टिकल रेज पड़ रही होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड। सो ये उसके कंटेक्स्ट में है बेसिकली, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, भारत को यहां रिलेट मत करना, ये पूरी अर्थ की बात हो रही है बेसिकली। इज इट क्लियर? और सन उस समय वर्टिकल ओवरहेड कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है वो भारत के बीचों बीच पास करती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इस सिचुएशन में सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है। सो भारत पे इसका ज्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज भारत में तो ऑलरेडी विंटर और समर अपने अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ठीक है, सो ये दो डेट्स ध्यान रखिएगा। सो ये दोनों सिचुएशन ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। अब हम जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर को जब हम पढ़ते हैं बेसिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ को, ठीक है, तो उसके अंदर हमने काफी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं बच्चों। अर्थ का जो इंटीरियर है हमारा, उसके हमने पोर्शंस भी डिस्कस किए हुए हैं कि सबसे ऊपर का जो सॉलिड पोर्शन है हमारा, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको बोलते हैं क्रस्ट का पोर्शन बेसिकली। इसके नीचे का जो पोर्शन है ये इसको कहा जाता है मेंटल। ठीक है, मेंटल। और सबसे निचले पोर्शन को कहा जाता है क्या, कोर। इसको कहा जाता है कोर। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारे क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर बेसिकली। ठीक है, इसको अलग से एक वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आप देखिए, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पूछी जा रही है बेसिकली। ये सभी के सभी कुछ डिसकंटिन्यूटीज इनको सेपरेट करती है, सारी की सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में लगभग सारी डिसकंटिन्यूटी कवर हो जाएंगी। अभी बात हो रही है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की। सो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बच्चों सेपरेट करती है किसको भाई, लोअर मेंटल को आउटर कोर से बेसिकली। लोअर मेंटल को आउटर कोर से। देखिए ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है यहां पर, ये वाली
ये जो डिसकंटिन्यूटी है बच्चों, ये वाली, ये मेंटल और कोर के बीच में बेसिकली, इसको कहा जाता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको कहा जाता है भाई गुटनबर्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसको कहा जाता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, सो इसको ध्यान रखेंगे, अपर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, जो यानी मेंटल और कोर के जो बीच में बच्चों, ठीक है। बाकी अगली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, बाकी डिसकंटिन्यूटीज को भी। अच्छा टॉपिक है ये। चलिए जी, यहाँ पे मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 बेसिकली, सो इनके ये प्लैनेट्स हैं मेजरली और उनकी सैटेलाइट्स दी गई है यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से बच्चों, ठीक है। देखते हैं भाई किसकी कौन से वो है बेसिकली सैटेलाइट है। प्लैनेट्स जो है वो है मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, और जो सैटेलाइट्स हैं वो है टेथिस, डीमोस, यूरोपा और टाइटेनिया, ठीक है। सो देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मार्स के हम जानते हैं कि 2 मून है भाई, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। मार्स के ये 2 मून है हमारे पास, फोबोस और डीमोस बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले अर्थ का ही मून पड़ जाता है जो हमारा अपना मून है, उसके बाद मार्स आता है, तो मार्स के 2 मून है, फोबोस और डीमोस। फिर जुपिटर का मून है बच्चों यूरोपा। जुपिटर के मून का नाम है यहाँ पर, इसमें जो दिया गया है वो है यूरोपा। हालांकि ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है बेसिकली वो सैटर्न के पास है, ठीक है, 146 के अराउंड है। और लार्जेस्ट जो मून है, लार्जेस्ट मून वो गैनीमेड है, वो जुपिटर का ही है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट मून गैनीमेड उसका है, गैनीमेड जो है वो जुपिटर का ही है, ठीक है। और यहाँ पे सैटर्न का जो मून है बच्चों वो कौन सा है? सैटर्न का मून है यहाँ पे टेथिस, और यूरेनस का मून है यहाँ पे टाइटेनिया बेसिकली। सो आई थिंक आंसर होगा 2314। हाँ, ये आंसर ये बनेगा, बी आंसर बनेगा 2314 बच्चों बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को भाई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स सैटर्न के पास है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स वो है 146, लेकिन पूरे यूनिवर्स में सभी इनके जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें जो लार्जेस्ट मून है, साइज वाइज जो लार्जेस्ट मून है वो गैनीमेड है, वो जुपिटर का मून है, उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कोरियोलिस इफेक्ट। ये बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग क्लासेस के अंदर, क्लास में काफी बहुत सारे इसके अंदर बेसिकली ये रिपीट होता है टॉपिक आपका, कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ना भी है भाई। इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है? व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है भाई? 2 पोजीशन के बीच में जब प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है ना, मतलब एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया है ना, इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है जिसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं, जो आपकी विंड जनरेट करता है बेसिकली, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं ना कि विंड्स कहां से कहां फ्लो करती है भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेसिकली। सो वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ही होता है बच्चों, ठीक है। सो प्रेशर ग्रेडियंट की क्या कोरियोलिस फोर्स को प्रोड्यूस करता है? अर्थ का जो रेवोल्यूशन है सन के चारों तरफ, क्या इसकी वजह से आपका कोरियोलिस इफेक्ट देखने को मिलता है? अर्थ का जो रोटेशन है आपका, कोरियोलिस इस आपका अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है इसका, क्या इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स आता है, या दोनों की वजह से, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों की वजह से आता है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अर्थ का अपनी एक्सिस पर, ये जो इंक्लाइंड एक्सिस है अर्थ की, इसके ऊपर जो अर्थ का रोटेशन है ना बेसिकली, ये जो रोटेशन है अर्थ का, इसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है बच्चों, जिसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, इस रोटेशन की वजह से। अब ये जो फोर्स है ना, ये फ्री फ्लोइंग चीजों के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे आपकी विंड्स हो गई या आपका ओशियन करंट्स हो गया, उनके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। वो हम अगली एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अभी, कि कोरियोलिस फोर्स का विंड्स के ऊपर क्या वो बेसिकली इंप्लीमेंट आपको देखने को मिलती है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहां ध्यान रखिए कि कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स बच्चों प्रोड्यूस होता है भाई, ठीक है, जो अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए, which one of the following is the correct sequence of the given planets in increasing order of their size? साइज के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है। सो इसमें देखिए, क्या मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, यूरेनस, सबका साइज आपको एक बार देखना पड़ेगा। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, यूरेनस, या फिर मरकरी, मार्स, वीनस, यूरेनस, अर्थ। तो देखिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली बच्चों, अब हम जानते हैं कि सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है भाई, वो मरकरी है, और इनमें जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो कौन सा है, यूरेनस है बेसिकली बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है बच्चों, दैट इज मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ और यूरेनस बेसिकली, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, साइज वाइज यहां पर पूछा गया, प्लैनेट्स के साइज वाइज बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is correct? The earth is nearest to the sun at perihelion which generally occurs on January 3। अभी पेरिहिलियन हम डिस्कस करके हटे थे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, चलो दोबारा देख लेते हैं। द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरिहिलियन। यहाँ पे पूछा गया, अच्छा इन 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो देखिए ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सन है वो नियरेस्ट होता है कब, जनवरी 3 को, और इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, पेरिहिलियन बेसिकली। सेकंड ऑप्शन में दे रहा है द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरिहिलियन, नहीं, फारदेस्ट अवे को क्या बोलते हैं भाई, एपिहिलियन बेसिकली, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो गया, ये जो स्टेटमेंट है, द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट एपिहिलियन विच जनरली अकर्स ऑन जुलाई 4। हाँ बिल्कुल, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर डेट भी आ गई बेसिकली, ठीक है। 3 जनवरी को होता है क्या, पेरिहिलियन, और 4 जुलाई को क्या होता है, एपिहिलियन आपका, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
द अर्थ इज नियरेस्ट टू द एपीहिलियन। अब एपीहिलियन पे तो फारदेस्ट होती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। सो आंसर क्या हो गया आपका, स्टेटमेंट 1 एंड 3 ये दोनों आपकी ठीक है। एपीहिलियन और पेरिहिलियन का ही क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, which of the following is the reason due to which the wind in the southern hemisphere deflected towards the left। ठीक है जी। अब यहां पर कहा गया है कि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है बेसिकली, इसमें अगर कोई हवा चल रही है सो वो लेफ्ट की तरफ क्यों डेविएट हो जाती है। देखिए बच्चों, विंड की डायरेक्शन ये हो गई बेसिकली, ठीक है, इस तरफ से विंड चल रही है, सो वो लेफ्ट की तरफ क्यों मुड़ जाती है, ये सवाल कहा गया यहाँ पर कि ये विंड ऐसे क्यों मुड़ जाती है आती आती, जबकि आना तो इसको यहाँ पर चाहिए था ऐसे बेसिकली, ठीक है। सो ध्यान से सुनेंगे बात को, यही वो इफेक्ट है जिसके बारे में अभी मैं 2 क्वेश्चन के पहले आपको बता रहा था कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हमारी विंड्स चलती हैं, जो ओशियन करंट्स चलते हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है। उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है कौन, कोरियोलिस फोर्स। कैसे चेंज करता है, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाओं को बच्चों राइट की तरफ मोड़ देता है। इस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवा चलेगी, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, उनको राइट की तरफ मोड़ देता है ऐसे करके। और अब देखो, इस विंड को जाना तो यहां से यहां था, लेकिन कहां डाइवर्ट हो गई, राइट की तरफ। और यहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो किस तरफ मोड़ देता है विंड्स को, लेफ्ट की तरफ बेसिकली। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। सो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है बच्चों बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि वहां पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड खुद की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये पूछ रहा है कि क्यों मुड़ती है बेसिकली साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। देखिए, ड्यू टू द डिफरेंस इन द वाटर मासेस ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, क्या वाटर, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा ज्यादा है, क्या उसकी वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सो ऐसा नहीं है। सेकंड है टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन, क्या टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन वहां ज्यादा होता है इसलिए ऐसा हो जाता है, सो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड है इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ, तो इसकी वजह से सिर्फ साउथ में क्यों होगा, ऐसा नहीं है। फोर्थ है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, कौन सा, कोरियोलिस फोर्स, और यही कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को राइट की तरफ मोड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को लेफ्ट की तरफ मोड़ता है बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो बेसिकली, ठीक है। सो देखिए कि कौन सी लाइन को क्या कहा जाता है, ये 5 लाइन दी गई है, तो ये ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, ठीक है। एक तरफ हम डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखिए जरा बच्चों, हम जानते हैं कि हमने अर्थ को लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो सेंटर लाइन है बेसिकली 0 डिग्री, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ की जो लाइन है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ की जो लाइन है बच्चों इसको क्या कहा जाता है भाई, एंटार्क्टिक सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। यहां आपका नॉर्थ पोल है और यहां आपका साउथ पोल है, ठीक है। सो इस तरीके से अर्थ को हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है और वर्टिकली लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, ठीक है। चलो, वर्टिकल भी एक, लॉन्गिट्यूड शायद इसमें डिस्कस किया जा रहा है प्राइम मेरिडियन के बारे में। सो प्राइम मेरिडियन कौन सा होता है, अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो प्राइम मेरिडियन ऐसे आता है बेसिकली, जो मेरिडियन, इसी को कहा जाता है बच्चों 0 डिग्री का मेरिडियन होता है, 0 डिग्री का, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है जी। सो देखिए प्राइम मेरिडियन कौन सा है भाई, सो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड आपका। अच्छा हाँ, इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन भी बताया गया, वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कौन सा होता है। फिर एंटार्क्टिक सर्कल कौन सा होता है भाई, एंटार्क्टिक, आई थिंक इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं, आर्कटिक है, सॉरी आर्कटिक ही है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23.5 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेसिकली, ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, देखो अगर ये हमारी अर्थ है ना, इस तरीके से आप इमेजिन करके चलिए अर्थ को, ठीक है। सो अर्थ का ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है बेसिकली, इसको तो बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और इसके बाद जब अब देखो पूरी अर्थ का जो एंगल होगा बेसिकली वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अर्थ लगभग एक सर्कुलर फॉर्म में, तो 360 डिग्री होगा।
अब जब आप यहां से अर्थ को डिग्रीज में डिवाइड करना शुरू करेंगे ना 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जब आप एक हेमिस्फीयर मतलब जो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इसको जब आप चक्कर को पूरा कर लेंगे तो यहाँ एंड में जब आप पहुंचेंगे ना, सो ये होगी 180 डिग्री की लाइन, 180 डिग्री। ऐसे ही जब आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री के बाद यहां से 1 2 3 4 5 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरा डिवाइड करके आएंगे तो यहां पे भी आएगी कौन सी 180 डिग्री की लाइन। सो ये जो 180 डिग्री की लाइन होती है ना पीछे वाली लाइन, ये कॉमन लाइन होती है बेसिकली। 180 डिग्री की लाइन जो है वो दोनों तरफ से आती है तो ये कॉमन लाइन होती है। अब देखिए ना एंगल तो 360 ही रहेगा ना सर्कल का, सो कितनी डिग्रीज हम ड्रॉ करेंगे 360, जीरो से लेकर कहां तक 360 तक बेसिकली, ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। सो ये जो 180 डिग्री की लाइन होती है ना बच्चों, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान रखना 180 डिग्री जो अर्थ के बैक साइड में बेसिकली लाइन पड़ती है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली बच्चों, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मैच कर लीजिएगा भाई, मैच द ऑप्शन से बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको बताई दी सारी की सारी लाइंस बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following elements are found in highest and lowest quantities respectively in the Earth's crust? अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट क्वालिटी उसमें क्वांटिटी में और कौन सा एलिमेंट लोएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। सो क्या हाईएस्ट में ऑक्सीजन और लोएस्ट में सिलिकॉन है, हाईएस्ट में कैल्शियम और लोएस्ट में सोडियम है, हाईएस्ट में सोडियम और लोएस्ट में मैग्नीशियम है, या हाईएस्ट में ऑक्सीजन और लोएस्ट में मैग्नीशियम है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हाईएस्ट में जो आपका ऑक्सीजन है बेसिकली, ऑक्सीजन हाँ जी कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है अराउंड 47%, और जो आपका मैग्नीशियम है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पाया जाता है 2% बेसिकली, ठीक है। सो इन ऑप्शंस में से जो हाईएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन 47%, जो लोवेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है वो है मैग्नीशियम लगभग 2% बच्चों। अर्थ के क्रस्ट की ये बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an object with such a strong gravitational field that even light cannot escape from its surface? इनमें से कौन सा वो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती है? क्या वो न्यूट्रॉन स्टार है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, क्या वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, ब्लैक होल है, या सुपरनोवा स्टार है बेसिकली? तो देखिए बच्चों ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं बेसिकली ये है क्या, ये एक स्टार की एंड स्टेज को शो करते हैं। ये एक स्टार की एंड स्टेज को शो करते हैं। जैसे आपका स्टार बनता कैसे है, जब हमारी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इकट्ठा होकर बेसिकली जो कोर होता है वो गैस के गोले का अंदर जो बेसिकली उसको जो अंदर का जो कोर होता है ना, जब कोर के अंदर का टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है बच्चों लगभग 10⁵ डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना वो आपस में टकराना शुरू करते हैं, और आपस में टकराकर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ठीक है। सो वहां से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है आपके सन के, आपके स्टार के कोर के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई कोई स्टार कब तक जलेगा, जब तक उसके पास हाइड्रोजन है। अब कभी ना कभी तो उसने खत्म हो ही जाना है बेसिकली, जब वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो स्टार खत्म हो जाएगा। तो एक स्टार कितने तरीके से खत्म होता है, वो इन 4 तरीके से खत्म हो सकता है बच्चों, ठीक है। इन 4 तरीके से कैसे कैसे, ध्यान से सुनेंगे बात। देखो भाई न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार कब बनता है, ब्लैक होल और कब बनता है सुपरनोवा स्टार। देखिए जब भी कोई स्टार खत्म हो रहा है, जब भी कोई स्टार अपनी एंड स्टेज पर है बेसिकली, उसकी जो हाइड्रोजन है यानी जो उसका फ्यूल है वो खत्म होने वाला है, अगर उसका मास, न्यूट्रॉन स्टार का मास 1.44 से 3 टाइम्स है टू द मास ऑफ सन। ध्यान रखेंगे भाई, अगर किसी स्टार का मास सन के मास के कंपैरेटिवली 1.44 से 3 टाइम्स के बीच में है, तो अगर उसकी एंड स्टेज आती है तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली, ठीक है। और अगर कोई स्टार अपनी एंड स्टेज में और उसका मास सन के मास से 1.44 टाइम्स लेस है, सन के मास से 1.44 टाइम्स लेस है बच्चों, तब वो बनता है क्या, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बेसिकली, ठीक है। और अगर कोई स्टार जो खत्म हो रहा है उसका मास सन के मास के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, आप इमेजिन करिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बेसिकली जिसका मास सन से भी 3 गुना ज्यादा है बच्चों, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तब वो बनता है क्या, ब्लैक होल। क्या बनता है बच्चों को, ब्लैक होल। और सुपरनोवा स्टार बेसिकली वो स्टेज होती है जब सन बेसिक जो स्टार है वो मतलब ऑक्सीजन जो उसका फ्यूल है वो खत्म होने से पहले जब एक बार ब्लास्ट टाइप सिचुएशन में आता है ना, उस सिचुएशन को सुपरनोवा स्टार कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो यहां पर कहा गया है कि कौन सा इनमें से ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी उसमें से पास नहीं कर सकती है। सो अब आपको यहां से साइज के बेसिस पे इमेजिन करके पता लग जाना चाहिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास सन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होगा, वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और कितना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा बच्चों, और उसी को कहा जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें से लाइट तक भी पास नहीं होती है बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ब्लैक होल। इज इट क्लियर? इसमें से लाइट भी पास नहीं होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, इनमें से कौन सा स्टार अर्थ के नियरेस्ट है भाई? क्या वो सीरियस है, क्या वो आर्कटूरस है, स्पाइसा है या प्रोक्सिमा सेंचुरी है? सो देखिए ये तो हम कई बार क्वेश्चन पढ़ते आए हैं बच्चों की, अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी है बेसिकली, ये तो कई जगह आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। आज की वीडियो क्वेश्चन है भी थोड़ा सा बेसिक लेवल है, अगली वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल और अच्छा होगा बेसिकली, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है बेसिकली बच्चों? क्या अपर और लोअर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है? क्या क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है? क्या क्रस्ट और कोर को मिला के कहा जाता है? या मेंटल और कोर को मिला के कहा जाता है? तो देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे यहां पर बेसिकली, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर जो हमारा पोर्शन लाई करता है बच्चों, जो हमारा सॉलिड पोर्शन है बेसिकली, इसको तो हम लोग बोल देते हैं क्या? क्रस्ट का जो लेयर है बेसिकली। इसके नीचे पड़ता है हमारा क्या? यहाँ पे ये जो लेयर है हमारी, ये है मेंटल की लेयर, मेंटल, ठीक है। और ये निचली लेयर है हमारी कौन सी? कोर। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, यहां पर पूछा गया लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बात को। देखिए ये जो क्रस्ट है ना आपका, पूरा क्रस्ट है, इसके नीचे जो मेंटल स्टार्ट हो जाता है ना, मेंटल, इस मेंटल में ये जो मेंटल है, अब ध्यान से देखो, इस मेंटल को भी तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये है आपका अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल, ठीक है। अब इस अपर मेंटल में यहां पे बच्चों एक सॉलिड पोर्शन की लेयर है, इतने पोर्शन में एक सॉलिड यानी कि वही पत्थरों की लेयर है, जैसे क्रस्ट में है बेसिकली, इतने पोर्शन के अंदर एक सॉलिड लेयर है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, ये पूरा क्रस्ट और ये अपर मेंटल का अपर पोर्शन, ध्यान से सुनेंगे, ये क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पोर्शन, पूरा अपर मेंटल की बात नहीं हो रही है, अपर मेंटल का अपर पोर्शन, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तब उसको कहा जाता है क्या? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लिथोस्फीयर कहा जाता है इसको। ध्यान से सुनना बात को, पूरी क्रस्ट की लेयर और अपर मेंटल का अपर लेयर, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है ना, तो इसको कहा जाता है क्या? लिथोस्फीयर, जो अर्थ का लगभग सबसे सॉलिड पोर्शन है, पत्थरों का, रॉक्स का जो बना हुआ पोर्शन आपका बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अपर मेंटल में ही बच्चों, अपर मेंटल में ही यहां पे एक लेयर लाई करती है जो थोड़ा सा मोल्टन फॉर्म में होती है, सेमी मोल्टन फॉर्म में बेसिकली, यहां पर इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है बच्चों क्या? एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये जो थोड़ी सी मोल्टर फॉर्म में होती है बेसिकली, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। जितने भी आपके जो वोल्केनिक इरप्शंस होती है ना बेसिकली, वो वोल्केनिक इरप्शंस में जो लावा बाहर आता है वो एस्थेनोस्फीयर से आता है बच्चों बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो सॉलिड हमारा पोर्शन है ना, ये वाला लिथोस्फीयर वाला जो हमारा सॉलिड पोर्शन है, ये एक लिक्विड पोर्शन के ऊपर टिका होता है, किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। और ये जो लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर टूटा हुआ है, जिसको हम प्लेट्स बुलाते हैं, प्लेट्स। यानी जो आपकी अर्थ है वो नीचे, जो आपकी अर्थ है वो टूटी हुई है पार्ट्स के अंदर, जिनको प्लेट्स कहा जाता है। अब कुछ मेजर प्लेट्स है, जैसे 7 लगभग आपके पास बड़ी मेजर प्लेट्स है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स है आपके पास। अब ये जो प्लेट्स है ना, ये किसके ऊपर टिकी हुई है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। और एस्थेनोस्फीयर क्या है? थोड़ा सा सेमी सॉलिड पोर्शन है बेसिकली। सो ये प्लेट्स क्या करती है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूवमेंट करती है, मूवमेंट। कभी दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है, जिनको कन्वर्जेंस कहा जाता है, कभी दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, जिसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। सो जब भी ऐसा होगा कि दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगी बेसिकली, और अगर ये दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल होंगी तो अर्थक्वेक आएगा। लेकिन अगर ये दोनों प्लेट ओशियानिक होगी या एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी, तो जिसकी डेंसिटी बेसिकली ज्यादा होगी ना, वो प्लेट सब्सिडाइज कर जाएगी दूसरी प्लेट के नीचे बेसिकली, ठीक है। सो ये हम अलग उसमें डिस्कस करेंगे, काफी गहरा वो है बेसिकली। बट आप ध्यान रखना कि अर्थ के ऊपर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं या वोल्केनोज आते हैं, वो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही आते हैं बच्चों। प्लेट्स अगर दूर जाएंगी तो 100% ऑलमोस्ट श्योर है कि वोल्केनिक इरप्शन होने वाली है। लेकिन प्लेट्स अगर एक दूसरे से टकरा रही है तो डिपेंड करता है कौन सी प्लेट है। अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो अर्थक्वेक आएगा, लेकिन अगर दो ओशियानिक प्लेट है तो वो उसके नीचे सब्सिडाइज करेगी और वोल्केनो आने के चांसेस बेसिकली बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर, हमने इसको डिस्कस किया कंसेप्ट को काफी अच्छे से, ठीक है जी। सो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? यहां पर आंसर होगा हमारा क्रस्ट और अपर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के बच्चों बनता है क्या? लिथोस्फीयर। क्या बनता है? लिथोस्फीयर। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अपर मेंटल में ही एस्थेनोस्फीयर भी है, अपर मेंटल का अपर पोर्शन और क्रस्ट, इसको मिला के क्या बन जाता है आपका? लिथोस्फीयर। और ये सॉलिड है, किसके अंदर टूटा हुआ है? प्लेट्स के अंदर टूटा हुआ है, और मूवमेंट करता है बेसिकली, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये थे आज की वीडियो के हमारे 15 क्वेश्चंस बच्चों। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, काफी इनके रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए प्लीज, ठीक है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं आपके,
टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।